हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं इस बुक से प्रैक्टिस सेट। तो इसमें कुल 11 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट मैं कल कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो इससे पहले देखिए कि यह बुक जो है फ्रेंड्स, ये हिंदी मीडियम में है और यह बीटीएससी ड्रेसर के लिए है। और इस बुक में स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया है। यह बुक जो है बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग परिधापक ड्रेसर भर्ती परीक्षा के लिए है। तो जो भी छात्र छात्राएं आप लोग ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं और ड्रेसर का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनके लिए यह बुक बहुत ही यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग इस बुक से जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसे आप लोग ज़रूर देखिए। तो इससे पहले मैं आपको बता ही दी हूँ कि इस बुक में 3 सेक्शन में पूरा ड्रेसर का सिलेबस कवर किया गया है और इसके साथ ही 11 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि आज हम दूसरा देखेंगे। और इस बुक का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारा संपर्क नंबर 9471823534 पर मैसेज कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ का प्राइस है मात्र 100 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम है फ्रेंड्स। आप लोग इजीली पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो नंबर नोट कर लीजिए 9471823534। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 से देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2 का। तो पहला प्रश्न है कि विसंक्रमण का प्राथमिक सिद्धांत क्या है। विसंक्रमण का प्राथमिक सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन देखिए, वस्तुओं को साफ ना करना, तक विसंक्रमण तकनीक का चयन ना करना, संक्रामक रोग श्रृंखला को तोड़ना, दस्ताने ना पहनना। तो विसंक्रमण का प्राथमिक सिद्धांत क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग श्रृंखला को तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी यह वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ आप लोग भी कमेंट्स में इसका आंसर बताते जाइए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आप लोग को कितना इसमें 100 में कितना स्कोर आया है, जिससे कि आप लोग को पता चल सके कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, विसंक्रमण का प्राथमिक सिद्धांत क्या है? संक्रामक रोग श्रृंखला को तोड़ना। अगला प्रश्न देखिए कि आपातकालीन दवा है। आपातकालीन दवा कौन कौन सा है? एड्रेनालिन, एट्रोपिन सल्फेट, हाइड्रोकोर्टिसोन या फिर सभी। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सभी। आपातकालीन दवा जो है यह तीनों है, एड्रेनालिन भी है, एट्रोपिन सल्फेट भी है और हाइड्रोकोर्टिसोन भी है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला देखिए कि एड्रेनालिन दवा का कार्य क्या है। एड्रेनालिन दवा का कार्य क्या है? तो ऑप्शन है, यह हृदय दर एवं संकुचन के बल को बढ़ाती है, रक्त शर्करा को कम करती है, रक्त शर्करा को बढ़ाती है या फिर सेरिब्रल एडिमा को कम करती है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एड्रेनालिन दवा का कार्य क्या है? तो यह हृदय दर एवं संकुचन के बल को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है कौन सी? तो ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड या फिर ओवरी। तो मटर के दाने की आकार की कौन सी ग्रंथि होगी? तो पीयूष ग्रंथि होगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि क्रेटेनिज्म डिजीज जो है यह किस हार्मोन की कमी से होती है। क्रेटेनिज्म डिजीज जो है यह किस हार्मोन की कमी से होती है? तो ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या फिर कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा थायरोक्सिन। क्रेटेनिन डिजीज जो है यह थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रैक्चर का वह प्रकार जिसमें हड्डियां टूट जाती है और त्वचा की सतह को छेद देती है, तो वह कौन सा फ्रैक्चर होगा? तो ऑप्शन है खुला फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर,
कम्यूटेटेड फ्रैक्चर या फिर पूर्ण फ्रैक्चर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स खुला फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रैक्चर का वह प्रकार जिसमें हड्डियां टूट जाती है और त्वचा की सतह को छेद देती है, तो वह कौन सा फ्रैक्चर होगा? खुला फ्रैक्चर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि पेंटावेलेंट टीका किससे सुरक्षा प्रदान करता है? पेंटावेलेंट टीका जो है किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। डीपीटी खसरा रूबेला, डीपीटी पोलियो हेपेटाइटिस बी, डीपीटी पोलियो हेपेटाइटिस ए, डीपीटी हिव और हेपेटाइटिस बी। तो पेंटावेलेंट टीका किससे सुरक्षा प्रदान करेगा फ्रेंड्स? तो डीपीटी हिव और हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका है? तो ऑप्शन है ओरल पोलियो, बीसीजी, डीपीटी या फिर रेबीज। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डीपीटी जो है यह संयुक्त टीका है। अगला देखिए कि मध्य कर्ण का संक्रमण क्या कहलाता है? मध्य कर्ण का संक्रमण क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन देखिए साइनोसाइटिस, मास्टोडाइटिस या फिर ओटाइटिस मीडिया या फिर लेब्रिंथिटिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ओटाइटिस मीडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य कर्ण का जो संक्रमण होता है वह ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृष्ण रंगी हृदय संबंधी बीमारी है? इनमें से कौन सी कृष्ण रंगी हृदय संबंधी बीमारी है? तो ऑप्शन है एएसडी, वीएसडी, टीओएफ या फिर पीडीए। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स टीओएफ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग रबर कैथेटर, आईवी सेट इत्यादि को फेंकने के लिए किया जाता है? किस रंग के कूड़ेदान जो है इसका रबर कैथेटर, आईवी सेट इत्यादि को फेंकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है पीला, हरा, लाल या फिर नीला। तो उत्तर हो जाएगा लाल। लाल डब्बे जो होते हैं कूड़ादान उसमें हम लोग रबर कैथेटर, आईवी सेट और इत्यादि फेंकते हैं। अगला प्रश्न है कि टीकाओं के संग्रहण और परिवहन पद्धति को कहते हैं? टीकाओं के संग्रहण और परिवहन पद्धति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है कोल्ड चेन, फ्रीजर चेन, कूल चेन या फिर टीकाकरण। तो उत्तर हो जाएगा कोल्ड चेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन आक्रमण करने के बाद आजीवन प्रतीक्षा देता है? तो ऑप्शन क्या क्या है। टाइफाइड, कंठमाला, टिटनेस या फिर डिप्थीरिया। तो उत्तर हो जाएगा कंठमाला। कंठमाला जो है यह आक्रमण करने के बाद आजीवन प्रतीक्षा देता है, प्रतिरक्षा देता है। अगला है कि आईएलआर का कैबिनेट तापमान, आईएलआर का कैबिनेट तापमान बनाए रखा जा सकता है? तो कितने तापमान पर? -2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस या +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस या +2 डिग्री सेल्सियस से +4 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी गेज वाली सुई का डायमीटर न्यूनतम होगा? ऑप्शन है 26 गेज, 24 गेज, 18 गेज और 16 गेज। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 गेज। 26 गेज वाली सुई जो है इसका डायमीटर न्यूनतम होगा। अगला देखेंगे कि एससी इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है ये कितने डिग्री पर लगाया जाता है? ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 45 डिग्री पर एससी इंजेक्शन लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा इंजेक्शन लगाते समय दवा सीधे ही रोगी की शिरा में प्रवेश कराई जाती है? ऑप्शन है आईवी, एससी, आईडी या फिर आईएम।
तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स IV इंट्रावेनस। इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते समय दवा सीधे ही रोगी की शिरा में प्रवेश कराई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कृत्रिम तरीकों से किसी विशेष संक्रमण के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रतिरक्षीकरण, संक्रमण, प्रतिरक्षा या फिर संक्रमण। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतिरक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षीकरण जो है या कृत्रिम तरीकों से किसी विशेष संक्रमण के प्रति व्यक्ति को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ऑटोक्लेव में निर्जीवीकरण के लिए किस तापमान का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? 185 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 121 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेव में निर्जीवीकरण के तापमान किस तापमान का उपयोग किया जाता है? 121 डिग्री सेल्सियस का। अगला प्रश्न देखिए कि फेफड़ों की बाहरी परत है। फेफड़ों की बाहरी परत कौन सा है? पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा या फिर मेनिंजेस। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्लूरा। फेफड़ों की बाहरी परत क्या होगा? प्लूरा। अगला प्रश्न देखिए कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सा होगा? कोशिका, ऊतक, DNA या फिर मांसपेशी। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 मिनट में नाड़ी की धड़कनों की संख्या क्या होगा? 1 मिनट में नाड़ी की धड़कनों की संख्या क्या होगा? लय, आयतन, तनाव या फिर दर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है आर्जिनिन, एलानिन, मिलेनिन या फिर मिथियोनिन। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मिलेनिन। त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार मिलेनिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होगा फ्रेंड्स? 18 से 23 ग्राम पर DL, 14 से 16, 8 से 10 या फिर 16 से 20। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 14 से 16 ग्राम पर DL जो है यह सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? O, B, AB या फिर A। तो उत्तर हो जाएगा O ब्लड ग्रुप जो है यह सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? खोपड़ी, बहिःप्रोकृष्ठिका, प्रगंडिका या फिर उर्वस्थि। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा उर्वस्थि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि वृक्क की कार्यकारी इकाई है। वृक्क की कार्यकारी इकाई कौन सा होगा? तंत्रिका कोशिका, नेफ्रॉन, कुपिका या फिर फुफ्फुसावरण। तो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि उदर के कौन से भाग हैं? उदर का या कौन से भाग हैं? फंडस, बैक या फिर पाइलोरस। फंडस बॉडी या फिर पाइलोरस। एपेक्स बॉडी या फिर पाइलोरस या फिर फंडस बॉडी या फिर पाइल। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स फंडस बॉडी और पाइलोरस। उदर का भाग कौन कौन है? फंडस है, बॉडी है और पाइलोरस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि नवजात शिशु के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होगी? 8, 4, 6 या फिर 5। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 5। नवजात शिशु के खोपड़ी में 5 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बच्चे को धारण करने के लिए किस प्रकार की श्रोणी अच्छी होती है? बच्चे को धारण करने के लिए किस प्रकार की पेल्विस जो है ये अच्छी होगी फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है गैनिकॉइड, मानवाकार, एंड्रॉयड या फिर प्लेटिपॉइड। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स गैनिकॉइड। गैनिकॉइड जो है यह बच्चे को धारण करने के लिए
श्रोणी या वाली पेल्विस जो है ये सबसे अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी छात्र छात्राएं ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि कुत्ते के काटने पर तत्काल उपचार क्या है। कुत्ते के काटने पर तत्काल उपचार क्या है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। अस्पताल भेजना, एंटीसेप्टिक लगाना, साबुन और पानी से घाव धोना या फिर टाके लगाना। तो उत्तर हो जाएगा साबुन और पानी से घाव धोना। कुत्ते के काटने पर तत्काल उपचार है कि साबुन और पानी से घाव धोना। अगला प्रश्न देखिए कि एक बोतल से 1 औंस ग्लास में तरल औषधि उड़ेलते समय बोतल के लेवल को क्या करना चाहिए? हाथों के विपरीत दिशा में रखा जाता है, दाईं दिशा में रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है या किसी भी तरफ रख सकते हैं। तो एक बोतल में 1 औंस ग्लास में तरल औषधि उड़ेलते समय बोतल के लेवल को कहाँ रखेंगे फ्रेंड्स? हाथों के विपरीत दिशा में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि दवा देने की कौन सी एक स्थानीय विधि है। दवा देने की कौन सी एक स्थानीय विधि है? तो ऑप्शन है इनहेल्ड स्टेरॉयड, ट्रांसडर्मल पैच, सबलिंगुअल एंटीजी या फिर रेक्टल डायजेपाम। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इनहेल्ड स्टेरॉयड। दवा देने की एक स्थानीय विधि क्या है? इनहेल्ड स्टेरॉयड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी साथ साथ कमेंट्स में उत्तर लिख रहे हैं और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी दुर्घटना स्थल पर प्राणघातक अंग प्रणाली जटिलता के खतरे को कम करने हेतु क्या प्रथम उपचार देना उचित होगा यदि पीड़ित व्यक्ति की लंबी अस्थियों में चोट लगी हो? किसी दुर्घटना स्थल पर प्राणघातक अंग प्रणाली जटिलता के खतरे को कम करने हेतु क्या प्रथम उपचार देना उचित होगा यदि पीड़ित व्यक्ति की लंबी अस्थियों में चोट लगी हो? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पीड़ित व्यक्ति को संभाल कर आहिस्ता आहिस्ता ले जाना चाहिए। दूसरा है कि चोटिल पैरों को ऊपर की ओर कोणीय अवस्था में रखें। तीसरा है कार्यात्मक संरेखन को कायम रखें। और चौथा है कि रोगी को गहरी सांस लेने तथा खांसने के लिए प्रोत्साहित करें। तो उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीड़ित व्यक्ति को संभाल कर आहिस्ता आहिस्ता ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि एपिटैक्सिस जो है इसके कारण होते रक्तस्राव, एपिटैक्सिस के कारण जो रक्तस्राव होते हैं उसको रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय क्या है? तो ऑप्शन क्या क्या है। व्यक्ति को बिठाएं, पीछे की ओर झुकें और नाक के नर्म हिस्से पर चुटी भरें। या फिर व्यक्ति को बिठाएं, आगे की ओर झुकें और नाक के नर्म हिस्सों को चुटी भरें। या फिर तीसरा है व्यक्ति को लेटाएं और नाक के नर्म हिस्सों पर चुटी भरें। या फिर व्यक्ति को लेटाएं और नाक के ऊपरी हिस्से पर चुटी भरें। तो एपिटैक्सिस के कारण जो रक्तस्राव ब्लीडिंग होता है उसको रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा कि व्यक्ति को सबसे पहले बिठाएंगे और आगे की ओर झुकने को कहेंगे और उसके नाक के नर्म हिस्से पर चुट्टी करेंगे। अगला प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है तो कौन सा है जिसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं? ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 21 या फिर मोनोसोमी 13। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ट्राइसोमी 21 जो है इसे डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को क्या कहा जाता है? हाइपरप्लेसिया, हाइपोप्लासिया, मेटाप्लासिया या फिर डिस्प्लेसिया। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हाइपरप्लेसिया।
कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सी शरीर प्रणाली जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में शामिल है? ऑप्शन है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मूत्र प्रणाली या फिर प्रजनन प्रणाली। इस इनमें से कौन सी शरीर प्रणाली होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो है फ्रेंड्स यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रक्त के लिए सर्वग्राही है ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी निगेटिव। तो उत्तर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव जो है यह रक्त के लिए सर्वग्राही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, इस्केमिक हृदय रोग, आलिंदीय पटलीय दोष या फिर त्रिकपर्दी अविवर्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इस्केमिक हृदय रोग। इस्केमिक हृदय रोग जो है यह एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है, बाकी यह तीनों है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, आलिंदीय पटलीय दोष और त्रिकपर्दी अविवर्ता। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करना होगा 9471823534। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। पीडीएफ का प्राइस है मात्र 100 रुपीज़। तो इसलिए आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9471823534। अगला प्रश्न है कि गर्भनाल अम्बिलिकल कोड में क्या होता है? अम्बिलिकल कोड में क्या होता है? तो ऑप्शन है नाभि, प्लेसेंटा, डिस्कस फ्लोरीजेरस या फिर अपरापोषिक धमनी और सिरा। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अपरापोषिक धमनी और सिरा। गर्भनाल में क्या होता है? अपरापोषिक धमनी और सिरा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि माध्यमिक पित्त एसिड है, माध्यमिक पित्त एसिड कौन सा होगा? टोरोकोलेट, लिथोकोलिक एसिड, कोलिक एसिड या फिर किनोडी ऑक्सीडोलिक एसिड। तो ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथोकोलिक एसिड जो है यह माध्यमिक पित्त एसिड है। अगला देखिए कि काइम को कहते हैं, काइम को क्या कहेंगे? मुंह में भोजन, उदर में भोजन, आंत में पहुंचा भोजन या फिर मलाशय में पहुंचा खाद्य पदार्थ। तो काइम किसे कहेंगे फ्रेंड्स? उदर में जो भोजन है उसे हम लोग काइम कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि दवा देने के कितने सिद्धांत हैं जिनका पालन करना चाहिए? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 सिद्धांत हैं। दवा देने के 5 सिद्धांत हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि दवा हमेशा किस डिब्बे से देनी चाहिए? दवा जो है हमेशा किस डिब्बे से देनी चाहिए? बिना लेबल वाले, टूटे हुए, उचित लेबल वाले या फिर गंदे। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उचित लेबल वाले। दवा हमेशा उचित लेबल वाले डिब्बे से देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि विषैली दवाइयों के डिब्बे पर कैसा निशान होना चाहिए? हरा, नीला, लाल या फिर पीला। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लाल। विषैली दवाइयों के डिब्बे पर लाल निशान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि लेवल को कितनी बार पढ़कर चिकित्सक के आदेश को पढ़ना चाहिए? लेवल को कितनी बार पढ़कर चिकित्सक के आदेश को पढ़ना चाहिए? 1, 2, 3 या फिर 4। तो उत्तर है 3 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स कि दवा डालने से पहले क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए? दवा ठंडी है, दवा की गंध सही है, दवाइयाँ मेडिसिन कार्ड में लिखी हुई है या नहीं, या फिर दवा का रंग सही है। तो दवा डालने से पहले क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए? दवाइयाँ मेडिसिन कार्ड में लिखी हुई है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि रोगी के बेहोश होने पर दवा
किस मार्ग से दी जाती है? रोगी के बेहोश होने पर दवा कौन से रूट से देंगे? केवल मुखीय मार्ग से, इंजेक्शन के माध्यम से, केवल मल द्वार से या फिर केवल नाक से? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इंजेक्शन के माध्यम से। रोगी के बेहोश होने पर दवा इंजेक्शन के माध्यम से देंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी साथ साथ में कमेंट्स में इसका उत्तर लिख रहे होंगे और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा ताकि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है वह हमें भी पता चल सके। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि मेडिकल साइंस की वह शाखा जो ड्रग और मानव शरीर पर उसके प्रभावों का अध्ययन कहलाती है। ऑप्शन है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी। तो मेडिकल साइंस की वह शाखा जो ड्रग और मानव शरीर पर उसके प्रभावों का अध्ययन कहलाती है वह फार्माकोलॉजी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में रक्त आयतन आपूर्ति हेतु कौन सा मार्ग अपनाया जाता है? शरीर में रक्त आयतन आपूर्ति हेतु कौन सा मार्ग अपनाया जाता है? तो केवल मुखीय मार्ग, इंजेक्शन के माध्यम से, केवल मल द्वार से या फिर केवल नाक से? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इंजेक्शन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि बच्चों में इंट्रामस्कुलर सुई जो है यह कहाँ लगाई जाती है? केवल नितंब में, केवल हाथ में, जांघ के बाहरी हिस्से में या फिर केवल पैर में? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जांघ के बाहरी हिस्से में। जांघ के बाहरी हिस्से में बच्चों में इंट्रामस्कुलर सुई लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोसीजर की शुरुआत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। रोगी की निजता का ख्याल रखना, हाथ धोना, सुई लगाने का तरीका बताना या फिर इंजेक्शन लगाना? तो प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हाथ धोना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे कि दवा या औषधि क्या है? दवा या औषधि जो है यह क्या है? केवल रासायनिक पदार्थ है, केवल प्राकृतिक पदार्थ है, वह पदार्थ जो शारीरिक क्रियाओं को ठीक करने के उपयोग में लाया जाता है या फिर केवल दर्द निवारक? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वह पदार्थ जो शारीरिक क्रियाओं को ठीक करने के उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कुनैन का उपयोग किस लिए किया जाता है? कुनैन का उपयोग किस लिए करेंगे? जीवाणु संक्रमण, वायरल संक्रमण, मलेरिया या फिर फंगल संक्रमण? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मलेरिया। कुनैन का जो उपयोग है मलेरिया रोग में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोक्विन का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्लोरोक्विन का उपयोग किस लिए करते हैं फ्रेंड्स? तपेदिक मलेरिया की रोकथाम, टाइफाइड या फिर इन्फ्लुएंजा? तो क्लोरोक्विन का उपयोग हम लोग मलेरिया की रोकथाम के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि क्लोरोक्विन किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवा है? क्लोरोक्विन जो है यह किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवा है? जीवाणु संक्रमण, वायरल संक्रमण, मलेरिया या फिर फंगल संक्रमण? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मलेरिया। क्लोरोक्विन जो है यह मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रोगुआनिल का प्रभाव किस पर होता है? प्रोगुआनिल का प्रभाव किस पर होगा? केवल गैमिट्स पर, केवल एक्सोएरिथ्रोसाइटिक चक्र पर, गैमिट्स या एक्सोएरिथ्रोसाइटिक चक्र दोनों पर या फिर किसी पर भी नहीं? तो उत्तर हो जाएगा गैमिट्स और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक चक्र दोनों पर प्रोगुआनिल का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कृमि परजीवी नाशक औषधियों का उपयोग किसके संक्रमण में किया जाता है? गोल कृमि, हुकवर्म, पिनवर्म या फिर उपरोक्त सभी?
तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। कृमि परजीवी नाशक औषधियों का उपयोग जो है यह तीनों का संक्रमण के लिए करते हैं, गोल कृमि, हुकवर्म और पिनवर्म तीनों। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे कि एल्बेंडाजोल किसके संक्रमण को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। एल्बेंडाजोल जो है यह किसके संक्रमण को समाप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है एस्कैरिसीस, हुकवर्म, टेपवर्म या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। इन तीनों के लिए हम लोग एल्बेंडाजोल का उपयोग करते हैं, एस्कैरिसीस के लिए भी, हुकवर्म के लिए भी और टेपवर्म के लिए भी। अगला प्रश्न है कि एल्बेंडाजोल का दुष्प्रभाव क्या है। चक्कर आना, सिर दर्द, यकृत की क्षति या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एल्बेंडाजोल का साइड इफेक्ट ये तीनों है, चक्कर आना, सिर दर्द और यकृत की क्षति। अगला प्रश्न देखिए कि मेट्रोनिडाजोल जो होता है यह कैसे दिया जाता है। मेट्रोनिडाजोल जो है फ्रेंड्स यह कैसे देंगे, मुख से देंगे, अंतःशिरा में देंगे या फिर दोनों ए और बी या फिर त्वचा पर लगाकर। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स दोनों ए और बी, मुख से भी देते हैं और अंतःशिरा से भी देते हैं मेट्रोनिडाजोल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। अगला प्रश्न देखिए कि मेट्रोनिडाजोल किस पर कार्य करती है। प्रोटोजुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया, माइक्रोएरोफिलिक बैक्टीरिया या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मेट्रोनिडाजोल जो है यह तीनों पर कार्य करेगा, प्रोटोजुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया तीनों पर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए कि मुख मार्ग से दवा देने के नुकसान क्या है। मुख मार्ग के से दवा देने का नुकसान क्या है। तो ऑप्शन है जठरांत संबंधी समस्याओं में यह मुश्किल हो सकता है, बेहोश रोगियों में यह मुश्किल हो सकता है, मुंह या पेट की सर्जरी के बाद यह मुश्किल हो सकता है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मुख मार्ग से दवा देने के यह तीनों नुकसान हो सकते हैं। क्या क्या, जठरांत संबंधी समस्याओं में यह मुश्किल हो सकता है, बेहोश रोगियों में भी यह मुश्किल होगा और मुंह या पेट की सर्जरी के बाद भी यह मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे कि मुख मार्ग से दवा देने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देखिए तंत्रिका संबंधी प्रभाव के लिए दवा प्रदान करना, जठरांत संबंधी मार्ग पर स्थानीय प्रभाव डालना, रोग को रोकना, इलाज करना और लक्षणों से राहत देना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी फ्रेंड्स उपरोक्त सभी ही होगा, क्योंकि यह तीनों इसका उद्देश्य है। तंत्रिका संबंधी प्रभाव के लिए दवा प्रदान करना, जठरांत संबंधी मार्ग पर स्थानीय प्रभाव डालना और रोग को रोकना, इलाज करना और लक्षणों से राहत देना। तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए कि मुख मार्ग से दवा देने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है। मुख मार्ग से दवा देने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है। पानी से भरा जग, दवा रखने के लिए ट्रे, चिकित्सक का आदेश या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख मार्ग से दवा देने के लिए आवश्यक उपकरण यह तीनों है, पानी से भरा जग, दवा रखने के लिए ट्रे और चिकित्सक का आदेश। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि मुख मार्ग से दवा देने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। मुख मार्ग से दवा देने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या क्या है, दवा को मेडिसिन कप में डालना, दवा को पानी या जूस के साथ देना, हाथों को अच्छी तरह से धोना और सभी सामान इकट्ठा करना, और चौथा है मेडिसिन चार्ट पर दवा की जांच करना। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि हाथों को अच्छी तरह से धोना और सभी सामान इकट्ठा करना। मुख मार्ग से दवा देने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम यही होगा। हाथों को अच्छी तरह से धोएंगे और फिर सभी सामान को इकट्ठा करेंगे, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी छात्र छात्राएँ ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। और पीडीएफ लेने के लिए फ्रेंड्स आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9471823534 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस है मात्र 100 रुपीज़।
तो प्राइस बहुत कम है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग आसानी से PDF ले सकते हैं। तो नंबर फिर से नोट कर लीजिए 9471823534। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है हमारा कि दवा देने से पहले कितनी बार जांच करनी चाहिए। दवा देने से पहले कितनी बार जांच करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 बार। दवा देने से पहले 3 बार कम से कम जांच करनी चाहिए, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लंबर पंचर निडल। लंबर पंचर निडल जो है इसका उपयोग क्या है। केवल रक्त निकालने के लिए, केवल मज्जा निकालने के लिए, विभिन्न जांचों के लिए, तरल पदार्थ निकालने के लिए या फिर केवल दवा देने के लिए। तो लंबर पंचर निडल जो है इसका उपयोग क्या है, विभिन्न जांचों के लिए, तरल पदार्थ निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि लंबर पंक्चर निडल किस धातु की बनी होती है। लंबर पंक्चर निडल जो है यह किस धातु की बनी होगी, केवल लोहा, केवल तांबा, लचीली धातु या फिर केवल अल्मुनियम। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लचीली धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि लंबर पंक्चर निडल के अंदर क्या होता है। लंबर पंक्चर निडल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, केवल हवा, केवल तरल पदार्थ, एक पतला तार या फिर कुछ नहीं। लंबर पंक्चर निडल के अंदर क्या होगा, तो एक पतला तार होता है जो कि स्टाइलेट इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंबर पंक्चर निडल की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है 2 से 3 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर या फिर 12 से 15 सेंटीमीटर। तो लंबर पंक्चर निडल की लंबाई कितनी होगी फ्रेंड्स, 8 से 10 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि लंबर पंक्चर निडल का उपयोग किस जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन है केवल रक्त जांच, केवल मज्जा जांच, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालने के लिए या फिर केवल मूत्र जांच। तो लंबर पंक्चर निडल का उपयोग किस जांच के लिए करेंगे फ्रेंड्स, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। रीढ़ की पानी निकालने के लिए हम लोग लंबर पंक्चर निडल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी साथ साथ कमेंट्स में उत्तर जरूर लिख रहे होंगे। साथ साथ कमेंट्स में उत्तर लिखने से क्या होगा फ्रेंड्स कि आप लोग की तैयारी का अच्छे से पता चल सकेगा। तो इसलिए आप लोग अपना स्कोर भी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए क्या उपयोग होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन है पानी, पारा, अल्कोहल या फिर तेल। पानी, पारा, अल्कोहल या फिर तेल। तो किस चीज़ का उपयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी पारा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य शरीर का तापमान कितना होगा, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 100 फ़ारेनहाइट। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 98.6, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यह सामान्य शरीर का टेम्परेचर होता है। अगला प्रश्न देखिए कि एम्बुलेंस सेवाओं में ट्रायज प्रक्रिया, एम्बुलेंस सेवाओं में ट्रायज प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। मरीजों को आराम देना, मरीजों को तुरंत भर्ती करना, मरीजों को उनकी चोटों की गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करना या फिर मरीजों को दर्द से राहत दिलाना। तो उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि मरीजों को उनकी चोटों की गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे, जोड़ना, घटाना, गुना और भाग या फिर भाग, गुना तथा घटाना। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भाग, गुना तथा घटाना। पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे, भाग, गुना तथा घटाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स गुना, भाग और जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। अगला प्रश्न है कि दास्ताना जो है वो पहले दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं दास्ताने में मोड़ कर अंदर रखकर दास्ताने की मुहरी को कैसे खिसकाते हैं। दस्ताना जो पहने हैं वह दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं दास्ताने में मोड़ में अंदर रखकर दास्ताने की मुहरी को कैसे खिसकाते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाएं बाएं या फिर रंग कर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि दास्ताने को बाह के ऊपर चढ़ाते समय किससे बचना चाहिए। दास्ताने से, गाउन से, खुली कलाई के संपर्क में आने से या फिर हवा से। तो फ्रेंड्स खुली कलाई के संपर्क में आने से बचना चाहिए। दास्ताने को बाह के ऊपर चढ़ाते समय खुली कलाई के संपर्क में आने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि दाएं दास्ताने की मुहरी को गाउन की आस्तीन के ऊपर कैसे खींचते हैं। दाएं दास्ताने की मुहरी को गाउन की आस्तीन के ऊपर कैसे खींचेंगे। तो ऑप्शन है खुली सतह से संपर्क में आकर, बिना किसी खुले भाग से संपर्क में आए, दास्ताने को रंग कर या फिर दास्ताने को फैलाकर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बिना किसी खुले भाग से संपर्क में आए दाएं दास्ताने की मुहरी को गाउन की आस्तीन के ऊपर खींचेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विसंक्रमित ट्रॉली जो है इसको तैयार करने में किसका पालन किया जाता है। विसंक्रमित ट्रॉली को तैयार करने में किसका फॉलो करेंगे, रंग के नियम का, उपकरणों के उपयोग और देखभाल हेतु नियमों का, दस्ताने पहनने के नियम का या फिर मास्क पहनने के नियम का। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उपकरणों के उपयोग और देखभाल हेतु नियमों का पालन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निर्मित उपकरणों को कहाँ रखा जाता है। निर्मित उपकरणों को कहाँ रखेंगे, गंदे डिब्बों में, फर्श पर, निर्मित डिब्बों या निर्मित तौलिए पर या फिर रंगीन तौलिए पर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स निर्मित डिब्बे या फिर निर्मित तौलिए पर निर्मित उपकरणों को रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मरीज की तैयारी में क्या शामिल है। मरीज की तैयारी में क्या क्या शामिल है, केवल त्वचा की सफाई, केवल आभूषण उतारना, त्वचा की सफाई और ड्रेसिंग या फिर त्वचा की सफाई, आभूषण उतारना और एंटीसेप्टिक लगाना। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी त्वचा की सफाई, आभूषण उतारना और इस साथ ही साथ एंटीसेप्टिक लगाना भी। तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मरीज की तैयारी में यह तीनों चीज़ करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि मरीज की त्वचा को क्यों साफ किया जाता है। मरीज की त्वचा को क्यों साफ किया जाता है। ऑप्शन है सुंदरता के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए, त्वचा को मुलायम करने के लिए या फिर त्वचा को रंगने के लिए। तो मरीज की त्वचा को क्यों साफ किया जाता है फ्रेंड्स, संक्रमण से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि ऑपरेशन के पूर्व संध्या को त्वचा को किससे साफ किया जाता है। ऑपरेशन के पूर्व संध्या को त्वचा को किससे साफ किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, केवल पानी, केवल साबुन, एंटीसेप्टिक साबुन या फिर कोई सफाई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक साबुन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन के पूर्व संध्या को त्वचा को एंटीसेप्टिक साबुन से साफ करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि ऑपरेशन टीम में पैथोलॉजिस्ट जो है इसका कार्य क्या है। ऑपरेशन टीम में पैथोलॉजिस्ट का कार्य क्या है, ऊतक काटना, ऊतकों की जांच करना, एनेस्थीसिया देना या फिर ड्रेसिंग करना। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऊतकों की जांच करना। ऑपरेशन टीम में पैथोलॉजिस्ट का कार्य है ऊतकों की जांच करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि ऑपरेशन टीम में रेडियोलॉजिस्ट का कार्य क्या है। एक्सरे लेना, ऊतक काटना, एनेस्थीसिया देना या फिर ड्रेसिंग करना। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सरे लेना।
रेडियोलॉजिस्ट का कार्य क्या है? ऑपरेशन टीम में एक्सरे लेना कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि शल्य क्षेत्र को किससे शुष्क करना चाहिए? शल्य क्षेत्र को किससे शुष्क करेंगे? गंदे तौलिए से, गीले तौलिए से, स्वच्छ तौलिए से या फिर किसी तौलिए से नहीं? तो उत्तर हो जाएगा स्वच्छ तौलिए से शल्य क्षेत्र को शुष्क करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शल्य क्रिया के आदेश के उपरांत क्या प्रविष्टि करना चाहिए? शल्य क्रिया के आदेश के उपरांत क्या प्रविष्टि करना चाहिए? केवल मूत्र नलिका, केवल नासिका आमाशय नली या फिर मूत्र नलिका और नासिका आमाशय नली या फिर कुछ नहीं? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मूत्र नलिका और नासिका आमाशय नली दोनों इसका जो है शल्य क्रिया के आदेश के उपरांत प्रविष्टि करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बीडी का अर्थ है। बीडी का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार या फिर दिन में 5 बार? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। बीडी का अर्थ है दिन में 2 बार। अगला प्रश्न देखेंगे कि शल्य क्रिया के कितने घंटे पूर्व रोगी को प्री मेडिकेशन दी जाती है? शल्य क्रिया के कितने घंटे पूर्व रोगी को प्री मेडिकेशन दी जाती है? 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 3 घंटे? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 घंटे। शल्य क्रिया के 1 घंटे पूर्व रोगी को प्री मेडिकेशन दी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रोगी को प्री मेडिकेशन देने से पहले क्या जांच करना चाहिए? केवल रक्तचाप, केवल तापमान, प्राण मूलक चिन्ह जैसे रक्तचाप, तापमान, श्वसन, नाड़ी दर या फिर कुछ नहीं? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्राण मूलक चिन्ह जैसे रक्तचाप, तापमान, श्वसन और नाड़ी दर चारों हम लोग प्री मेडिकेशन देने से पहले जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मॉस्किटो फोर्सेप्स का उपयोग किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं को पकड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बड़ी रक्त वाहिकाएं, छोटी रक्त वाहिकाएं, धमनी या फिर सिरा? तो मॉस्किटो फोर्सेप्स का उपयोग किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं को पकड़ने के लिए करेंगे फ्रेंड्स? तो उत्तर हो जाएगा छोटी रक्त वाहिकाएं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का उपयोग विच्छेदन के दौरान क्या करने के लिए किया जाता है? टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स जो है इसका उपयोग विच्छेदन के दौरान क्या करने के लिए किया जाएगा? उत्तकों को काटने के लिए, उत्तकों को पकड़ने के लिए, उत्तकों को फैलाने के लिए या फिर रक्त वाहिकाओं को क्लैंप करने के लिए? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तकों को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स किसके लिए उपयोगी होते हैं? नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स जो है यह किसके लिए उपयोगी होंगे? मजबूत विच्छेदन के लिए, सटीक विच्छेदन के लिए, हड्डियों को पकड़ने के लिए या फिर रक्त वाहिकाओं को क्लैंप करने के लिए? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 सटीक विच्छेदन के लिए। नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स जो है इसका उपयोग हम लोग सटीक विच्छेदन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि नीडल होल्डर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? नीडल होल्डर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? उत्तकों को काटने के लिए, उत्तकों को पकड़ने के लिए, उत्तकों को सिलाई करने के लिए या फिर रक्त वाहिकाओं को क्लैंप करने के लिए? तो नीडल होल्डर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं फ्रेंड्स? उत्तकों को सिलाई करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि नीडल का मुख्य कार्य क्या है? निडिल का मुख्य कार्य क्या होगा? उत्तकों को काटना, उत्तकों को पकड़ना, उत्तकों की सिलाई करना या फिर रक्त वाहिकाओं को क्लैंप करना? तो निडिल का मुख्य कार्य है उत्तकों की सिलाई करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टरलाइजेशन का सिद्धांत नहीं है? इसमें कौन सा जो है स्टरलाइजेशन का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। स्टरलाइज आपूर्ति को छूने से पहले हाथ धोना, एक बार ड्रम से निकालने के बाद उपयुक्त वस्तु को दोबारा ड्रम में डालना, हाथों को पूर्णतः अच्छी तरह से साफ करना या फिर गाउन, मास्क व दस्ताने पहनना? तो इसमें कौन सा जो है स्टरलाइजेशन का सिद्धांत नहीं है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका सिद्धांत नहीं है कि एक बार ड्रम से जो निकालने के बाद उपयुक्त वस्तु है उसको दोबारा ड्रम में नहीं डालना चाहिए, इसलिए यह इसका सिद्धांत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे और अंतिम प्रश्न देखेंगे। एक सेट में फ्रेंड्स 100 प्रश्न रहते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि किस भोजन में थायमिनेज एंजाइम होता है। किस भोजन में थायमिनेज एंजाइम होगा? तो ऑप्शन देखिए, पका हुआ मांस, कच्ची मछली, उबले हुए अंडे या फिर भुनी हुई सब्जियां। तो किस भोजन में थायमिनेज एंजाइम होगा? तो कच्ची मछली में होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कच्ची मछली में थायमिनेज एंजाइम होता है। तो वीडियो समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी छात्र छात्राएं ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ ही साथ इस बुक का अगर PDF आप लोग को चाहिए तो PDF लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9471823534। 9471823534 पर संपर्क करके PDF ले सकते हैं, जिसका चार्ज है मात्र 100 रुपीज़। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना स्कोर आया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ।